नमस्कार। साटे शिक्षा समूह में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम देख रहे हैं व्याकरण विभाग। पिछली वीडियो में हमने व्याकरण में शब्द भेद, अव्यय, साथ ही साथ संधि के बारे में जानकारी ले ली है। आज इस तासिका को हम आगे बढ़ते हैं सहायक क्रिया। अगला प्रश्न हमारा सहायक क्रिया पर आधारित होगा। सहायक क्रिया में ध्यान में रखें, सहायक क्रिया के अंतर्गत 2 वाक्य दिए जाएंगे, उसमें सहायक क्रिया पहचानना है, साथ ही साथ उसका मूल रूप भी लिखना है। यहाँ पर फलक पर दिखाई देते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को देखिए यहाँ पर कांप उठा वाक्य ही देखिए। सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं कांप उठा। गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया। अब समुद्र भयावह दिखने लगा था। देखिए यहाँ पर कांप उठा, हो गया, दिखने लगा था, ये क्रिया के समूह है। मतलब कांपना, उठना, होना, जाना, गया मतलब जाना, दिखना, लगना, था मतलब होना, हो गई है क्रिया, है ना। तो ये जो क्रियाओं के समूह है, इन्हें असल में हम संयुक्त क्रियाएं ऐसा कहते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर कांप, सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं कांप, वाक्य पूरा होता है बच्चों? नहीं होता। तो वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए जो क्रिया मदद करने के लिए आती है उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक का अर्थ ही मदद करना है। सहायक करना मतलब, सहायक क्रिया मतलब क्या? मदद करने वाली क्रिया। दूसरे वाक्य में देखिए, प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो, यहाँ तक हम अगर वाक्य कहते हैं तो वाक्य का अर्थ पूरा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। हो गया से ही हम जानते हैं कि वह बहुत प्रसन्न हो गया है ना। तो यह भी सहायता करने के लिए आ गई है। दिखने लगा था, दिखने यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं तो अब समुद्र भयावह दिखने, यहाँ तक मूल क्रियाएं हैं। यहाँ से हमें किसी न किसी क्रिया की मदद लेनी पड़ती है, तभी जाकर उसका अर्थ पूरा होता है। और अर्थ पूरा करने के लिए जो क्रियाएं मदद करती हैं उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अगर ये आप दोनों लिखोगे तो गलत होगा। इसी का सिर्फ उठा, गया, लगा था, यही लिखना आवश्यक है, उसे ही हम सहायक क्रिया कहेंगे। हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। देखो बच्चों, सहायक क्रिया, यह प्रश्न हमें किस तरह से छुड़ाना है। देखिए, रोज सवेरे घूमा करो, इस वाक्य में घूमना और करना ये दोनों क्रियाएं हैं, लेकिन सहायक क्रिया किसे कहेंगे हम? जो सहायता करती है। इन दोनों को लिखा तो यह होगा संयुक्त क्रिया। इसी कारण जो मदद करने के लिए आई हुई है, मतलब करो, यह जो है वह है सहायक क्रिया। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे? किस तरह से लिखेंगे? करो, करना। ये जो करो क्रिया है यहाँ पर दी गई है, उसका जो मूल रूप है वह लिखने की आवश्यकता होती है, तभी हमें इसे 1 अंक हासिल हो जाता है। बच्चों, यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो। बच्चे ने दूध उंडेल दिया, यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। उंडेलना भी क्रिया है, दिया मतलब देना भी क्रिया है। तो हम जवाब लिखते वक्त क्या लिखेंगे? सिर्फ दिया, और उसका मूल रूप क्या है? देना। उसका मूल रूप क्या है? देना। इतना ही लिखना है, हमें 1 अंक हासिल हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, उसकी किताब गिर गई। देखिए यहाँ पर गिरना यह भी क्रिया है, गई यह भी क्रिया है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि सिर्फ अंतिम जो है बाद में आई हुई है, सहायता करने के लिए जो आई है वही लिखना है। इसका भी जवाब क्या होगा? गई मतलब क्या? जाना। इस तरह से आप जवाब लिख सकते हैं और अंक हासिल कर सकते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान में रखिए, सहायक क्रिया स से आप ध्यान में रख सकते हैं। सहायक क्रिया अंतिम शब्द, शेवटचा शब्द। सहायक क्रिया म्हणजे शेवटचा शब्द। शेवटचा शब्द उचलायचा आणि लिहायचा आणि त्याची मूळ क्रिया लिहायची। अंतिम शब्द जो है वही लिखो और उसके आगे उसका मूल रूप लिखो, वह होगा सहायक क्रिया और उसका मूल रूप। और आपको आसानी से इसका 1 अंक जरूर मिल जाएगा। समझ में आ गया? सिर्फ सहायक क्रिया मतलब क्या?
अंतिम शब्द यह ध्यान में रखो, सहायक क्रिया अंतिम है, जो भी अंत में है वही लिखनी है। बार बार कह रही हूँ, जो भी अंतिम है वही लिखो। अगर दोनों लिखा तो गलत है, क्योंकि दोनों को मिलकर हम संयुक्त कहते हैं और संयुक्त क्रिया यह भेद है, इसी कारण दोनों को नहीं लिखना है। मदद करने के लिए बाद में आई हुई क्रिया है वो अंतिम है, तो ये अंतिम क्रिया ये लिखना है जवाब में। साथ ही साथ उसका मूल रूप भी लिखना मत भूलिए। आपने सिर्फ यही लिखा तो अंक नहीं हासिल होंगे, उसका मूल जो रूप है वह लिखना आवश्यक ही है। प्रश्न वैसा ही पूछा जाता है। समझ गए बच्चों? सहायक क्रिया मतलब क्या? सहायक क्रिया शेवटचा शब्द। समझ गए बच्चों? हम अगला भाग देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या? जब प्रेरणा देकर क्रिया होती है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। बच्चा दूध पीता है। बच्चा क्या करता है? स्वयं दूध पीता है, स्वयं कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। देखिए, माँ ने क्या किया है? बच्चे को दूध पिलाया है। प्रथम प्रेरणा उसे माँ से मिली, माँ ने दूध पिलाया। माँ ने आया से कहकर बच्चे को दूध पिलवाया। देखिए, पीना यह क्रिया है, लेकिन किस तरह के तरीके से वह अलग अलग रूप में आई है। बच्चा दूध पीता है, पीने की क्रिया है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने आया से कहकर बच्चे को दूध पिलवाया। आया मतलब नौकरानी। देखिए बच्चों, पीना यह क्रिया को पिलाया, पिलवाया, इस तरह से प्रथम प्रेरणा तथा द्वितीय प्रेरणा मिल चुकी है और इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यह भी एक अंक के लिए होगी। इसके लिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का रूप आपने लिखा तो उसके लिए आधा अंक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखा तो उसके लिए आधा अंक है। कुल मिलाकर एक अंक के लिए वह है, ध्यान में रखिए। देखिए, यहाँ पर मूल धातु के कुछ नियम है। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं किस तरह से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। मैंने जिस तरह से बच्चे का उदाहरण दिया, वही उदाहरण, उसी तरीके के अलग अलग उदाहरण यहाँ पर है। सिर्फ एक ही मैं आपको बताती हूँ पढ़कर। गोपाल कहानी लिखता है। पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। लिखना यह क्रिया है। पिताजी लिखाते हैं, शिक्षक द्वारा लिखवाते हैं। लिखना, लिखाना, लिखवाना, इस तरह से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणा उस क्रिया को मिलती है। समझ गए बच्चों? बाकी के सब आप पढ़िए, हम नियम देखते हैं। पहला नियम है मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से और प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक होते हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण। चलना, प्रथम प्रेरणार्थक चलाना, आ जुड़ गया, चलना, चलाना, आ, चलवाना, वा। ठीक है। चमकना, चमकाना, चमकवाना, मचना, मचाना, मचवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, कहना, कहना या कहलवाना, कहलाना या कहवाना या कहलवाना, डरना, डराना, डरवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लगना, लगाना, लगवाना। बहुत ही आसान है। एक क्रिया हम बताते हैं तो हम मन ही मन दूसरा भी तैयार करते हैं। अगला है उठना, उठाना, उठवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, छिपना, छिपाना, छिपवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। अगला नियम देखिए, दो अक्षरों के धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आदि का अन्य दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, जागना, जगाना, जगवाना। देखिए, जो भी जहाँ पर भी दीर्घ अंत में दीर्घ है, शुरू में दीर्घ है तो वह ह्रस्व होता है, ह्रस्व है तो ह्रस्व ही रहता है। आगे देखिए, जागना दीर्घ है, यहाँ पर ह्रस्व हो गया। जागना, जगाना, जगवाना। जीतना दीर्घ है,
ये जो मात्रा ये है, जा दीर्घ है, जी दीर्घ है, डू डूबना, ऊ जो है वह भी दीर्घ है, तो इसका यहाँ पर ह्रस्व होता है। मतलब जो दूसरी मात्रा है वह पहली मात्रा होती है। दीर्घ मतलब दूसरी, ह्रस्व मतलब पहली। जागना जगाना, जीतना जिताना, डूबना डुबाना। जगवाना जितवाना डुबवाना द्वितीय प्रेरणार्थक हुई। अगला है, यहाँ पर भी उसी तरह से ए है, ई हुआ है ना, बोलना, बुलाना, भीगना, भिगाना, इस तरह से। तीसरा नियम देखिए, एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा लगाने से एवं दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देने से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे कि खाना, खिलाना, खिलवाना, छूना, छुलाना, छुलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना। अगले उदाहरण देखिए, पीना, पिलाना, पिलवाना, सीना, सिलाना, सिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना और जीना, जिलाना, जिलवाना। ये जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। अगला है, कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला अथवा आ लगाने से बनते हैं, परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक में वा लगाया जाता है। मतलब प्रथम में आ लगते हैं, द्वितीय में वा लगते हैं। कौन से हैं ऐसे? जैसे कि दिखना, दिखाना, दिखवाना या दिखलाना ऐसा हो सकता है। दिखलाना, दिखवाना, यहाँ पर ला जो लगते हैं वे प्रथम प्रेरणार्थक वाले होते हैं, दूसरा जो है वा होते हैं। कौन कौन से देखिए, दिखना, कहना, सीखना, सुखना, बैठना। दिखाना या दिखलाना, दिखलाना यह भी क्या होगा? प्रथम में ही होगा। ये जो अपवाद है ये यहाँ पर दिए हुए हैं। कहाना, कहलाना, कहलवाना, सिखाना, सिखलाना, सिखवाना, सुखाना, सुखलाना, सुखवाना, बिठाना, बैठाना, बैठवाना। समझ गए बच्चों? अब देखिए पांचवा नियम क्या बता रहा है। कुछ धातुओं से बने हुए दोनों प्रेरणार्थक रूप समानार्थी होते हैं, मतलब वे एक जैसा ही अर्थ प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण, काटना, खुलना, गड़ना, देना। काटना, कटाना अथवा कटवाना, कटाना अथवा कटवाना, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। खुलाना, खुलवाना, गड़ाना, गड़वाना, दिलाना, दिलवाना, बांधना, रखना, सिलना। देखिए, बंधाना, बंधवाना, रखाना, रखवाना, सिलाना अथवा सिलवाना, ये जो शब्द है वे समानार्थी हैं। इस तरीके से बच्चों ये जो प्रेरणार्थक रूप है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर दो प्रश्न आएंगे, उसमें से एक लिखने हैं, एक लिखना है और प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों रूप लिखेंगे, तभी आपको 1 अंक हासिल हो जाएगा। आप यहाँ जो भी 2 प्रश्न आएंगे उसे आप छुड़ा दीजिए ताकि गलती से भी आपका अंक ना जाए। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न होगा मुहावरे पर आधारित। सहायक क्रिया मतलब अंतिम शब्द, यह हमने ध्यान में रखा। प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप लिखने हैं, यह भी अच्छी तरह से समझ गए। तीसरा है अब यहाँ पर इस वीडियो में मुहावरे का चयन अथवा वाक्य, अर्थ वाक्य। चयन करना है मतलब क्या और वाक्य में उपयोग करना है अर्थ बताकर वह क्या, हम देखते हैं। देखिए, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना 1 अंक के लिए होता है। अथवा 1 अंक के लिए ही मुहावरा है। अथवा जो भी मुहावरा दिया गया है उसका अर्थ बताकर उस मुहावरे का अर्थ में प्रयोग करना होता है, उसके लिए 1 अंक होता है। मुहावरा क्यों प्रयुक्त किया जाता है? क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वही हमें अच्छा लगे, मतलब लाक्षणिक भाषा जो भी हम प्रयुक्त करते हैं तब हमारी भाषा रस घोलने जैसी लगती है। कई लोग इतना मीठा बोलते हैं कि हमें लगता है कि हम सिर्फ सुनता ही रहे, और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे ही वे बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं तो हम तालियां बजाने लगते हैं। क्यों? बस भी करो, है ना, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमारी जो बोली है वह और अधिक अच्छी लगे इसके लिए कुछ मुहावरे हो, कहावतें हो, इनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बोली और भी सुंदर लगती है, सामने वाला और भी अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करता है। इसीलिए मुहावरे का चयन किया जाता है। देखिए यहाँ पर पहला वाक्य, गोपाल प्रसाद बड़े चालाक हैं, जब देखो स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। स्वार्थ सिद्ध करना, गोपाल प्रसाद बड़े चालाक है, जब देखो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। यहाँ पर स्वार्थ सिद्ध करना, यह
कैसा वाक्य है, जो भी हम हमेशा प्रयुक्त करते हैं उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर जो वाक्य दूसरा दिया हुआ है वह देखिए कैसा है, जब देखो अपना उल्लू सीधा करने में लगता है। मतलब क्या, उसका अर्थ क्या है, स्वार्थ सिद्ध करना लगता है। बराबर बच्चों। अगला देखिए, जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। यह है आमतौर पर जो भी हम भाषा प्रयुक्त करते हैं वही। लेकिन वही वाक्य हम ऐसा कहेंगे, जो व्यक्ति दूसरों के लिए कांटे बिछाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। कांटे बिछाना यह एक मुहावरा है, मतलब अलग तरीके से हम बोलते हैं तो और भी भाषा अच्छी लगती है, सुंदर लगती है सुनने में भी। तिलक व सुभाष के नारे ने निराश भारतीयों के शरीर में जान डाल दी। आगे देखिए, तिलक व सुभाष के नारों ने निराश भारतीयों के शरीर में प्राण फूंक दिए। वही विचार है, लेकिन अलग तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, अलग शब्दों में बांधकर। और इसे हम कहेंगे मुहावरे। मुहावरे दो प्रकार से आते हैं, एक उसका चयन होगा और दूसरा उसका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह प्रश्न है। कान के पर्दे फाड़ना, बहुत शोर मचाना उसका अर्थ है। वाक्य में जो अर्थ दिया हुआ है उसका प्रयोग नहीं करना है, यह बात ध्यान में रखिए। जो मुहावरा दिया हुआ है उसका ही इस्तेमाल हम करें। बराबर। देखिए यहाँ पर वाक्य, लाउडस्पीकर की आवाज कान के पर्दे फाड़ रही थी। कान के पर्दे फाड़ना जैसे कि वैसा मुहावरा हमें नहीं लिखना है। कई छात्र ऐसे लिखते हैं, लाउडस्पीकर की आवाज कान के पर्दे फाड़ना। गलत है। लाउडस्पीकर की आवाज कान के पर्दे फाड़ रही थी। यही जिस तरीके से वाक्य है उसी तरीके से उस मुहावरे को हमें वहां पर डालना है। एक दो वाक्य हम उसके लेते हैं, अगले चयन के बारे में भी हम देखते हैं। आगे देखिए, चकमा देना। चकमा देना मतलब क्या, धोखे में डालना, यह उसका अर्थ है। लेकिन अर्थ को फिर से वाक्य में नहीं डालना है बच्चों, अभी मैंने बताया है। चकमा देना, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। चोर पुलिस को धोखा देकर भाग निकला न कहते हुए हम चकमा देकर भाग निकला। इस तरह से बच्चों मुहावरे आएंगे आपको, और उन मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। अगर आप अर्थ बताते हैं तो उसके लिए आधा अंक मिलेगा, वाक्य में उचित प्रयोग करते हो तो उसके लिए भी आधा अंक मिलेगा। यहाँ पर बच्चों 10 उदाहरण दिए हुए हैं, आप सभी का अध्ययन अच्छी तरह से कर ले। अगला देखिए, सेकी बगारना। यह मार्च 19 को आया हुआ है। आत्म प्रशंसा करना, सेकी बगारना मतलब क्या, आत्म प्रशंसा करना। कुछ लोगों को सेकी बगारने की आदत होती है। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, चयन करना, इसके बारे में दिया है। देखिए, रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर उचित मुहावरे का प्रयोग या चयन कीजिए। किस तरह से प्रश्न आते हैं बच्चों, यहाँ पर मुहावरे दिए होते हैं। क्या है, मुहावरे दिए हुए हैं और इन मुहावरों के अर्थ के वाक्य तैयार किए जाते हैं और ये वाक्य भी वहां पर दिए जाते हैं। जो भी वाक्य दिया हुआ है, मतलब जो मुहावरे का अर्थ है, उस जो वाक्यांश है, मतलब शब्द समूह है, उसे अधोरेखांकित किया जाता है। जो भी अधोरेखांकित किया हुआ वाक्यांश या शब्द समूह है, उस अर्थ का मुहावरा इसमें कहाँ पर है, यह हमें ढूंढना है। और उस वाक्यांश के बदले मुहावरे का इस्तेमाल, सही मुहावरा ढूंढकर उसी मुहावरे का इस्तेमाल हमें वहाँ पर करना है, मतलब मुहावरे का चयन होता है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से मुहावरे हैं। मुंह फुलाना, मुंह लटकाना, दाल में कुछ काला होना, पत्थर की लकीर, तिल का ताड़ बनाना, बाएं हाथ का खेल, दांत देना, बोलबाला होना, सेकी बगाड़ना, आजीविका चलाना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर उमा आज सुबह से ही नाराज है। नाराज है, नाराज है, यह जो शब्द समूह है, इसके बदले यहाँ पर कौन सा मुहावरा आ गया है, कौन सा आया है, मुंह फुलाना, नाराज होना, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, उमा आज सुबह से ही मुंह फुलाए बैठी है। यहाँ पर उत्तर दिए हुए है ना। यहाँ पर
तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पक्की बात होती है। पक्की बात क्या है? यहाँ पर देखिए, मुंह फुलाना मतलब क्या? मुंह लटकाना, दाल में कुछ काला होना, पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मतलब पक्की बात है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए क्या होती है? पत्थर की लकीर होती है। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जो भी मुहावरे दिए हुए हैं उन मुहावरों का अर्थ समझकर वह मुहावरा कौन से वाक्य में आएगा, कौन से शब्द समूह के लिए आएगा, यह तय कर सकते हैं और उसी जगह पर वह लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों? मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना या मुहावरे का चयन करना किस तरीके से करना है, सभी ये जो उदाहरण है मैंने पढ़कर नहीं दिखाए हैं, आप स्वयं इसका अध्ययन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम कारक। देखो बच्चों, ये जो कारक हैं कुल मिलाकर कितने प्रकार के हैं? कारक 8 प्रकार के हैं। मराठी में इसे विभक्ति ऐसा कहा जाता है, हिंदी में उसे हम कारक कहते हैं। कुल मिलाकर ये जो 8 प्रकार है कारक के, उसके परसर्ग भी हैं। इसके बारे में भी आज हम जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर जो भी कारक के अंतर्गत भी एक वाक्य दिया जाएगा, 2 वाक्य दिए जाएंगे जिसमें से कारक पहचान कर हमें उसके भेद लिखने हैं। और कौन कौन से कारक है उसे किस तरीके से हमें ध्यान में रखना है, यह हम अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए बच्चों, कारक किस तरह से हम ध्यान में रखेंगे यह हम देखते हैं। कारक इसके कुल मिलाकर 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 है। पूरी तरह से कारक कौन कौन से हैं यह हम देखते हैं। कारक और उसके परसर्ग या उसे ही हम क्या कह सकते हैं? विभक्ति। उसे ही हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पर कारक कितने कहा मैंने? कुल मिलाकर 8 है। कितने हैं? 8 हैं। देखिए कौन कौन से हैं और किस तरह से हम ध्यान में रखेंगे। क कस, अस, कस, अस। देखिए कितने हुए हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर ध्यान में रखिए, हमने क्या देखा? क कस अस अस, बराबर। कुल मिलाकर 8 हैं। हमारे कारक भी कितने हैं? 8 ही हैं, बराबर। और देखिए यहाँ पर जितने भी स हैं उसी पर हमें अनुस्वार देना है। यहाँ पर स है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। देखिए ये हमारे हुए कारक। कैसे? देखो, पहला है कर्ता कारक। देखिए हमने क्या ध्यान में रखा है? क कस अस अस। कुल मिलाकर 8 कारक है। क कस अस अस। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और अंतिम है संबोधन। हुए कि नहीं? देखिए क कस अस अस मतलब कौन से हैं? पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान, 5वां है अपादान, 6वां संबंध, 7वां अधिकरण और 8वां संबोधन। बच्चों ये ध्यान में रखिए, यही क्रम से हो, इसी क्रम से हमें लिखना है। अगर आपने यहाँ पर संबंध की जगह संबोधन लिखा तो गलत होगा, क्योंकि इनके जरिए ही हमने यहाँ पर परसर्ग भी कहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके परसर्ग मतलब विभक्ति क्या क्या आएगी इनकी? देखिए कर्ता की ने,
शून्य भी है और ने भी है। ने को से ने को से काकी के रारी रे। देखिए बच्चों बहुत ही आसान है। काकी के रा री रे। अधिकरण में पर। संबोधन है अजी अरे इस तरह से, है ना। देखिए यहाँ पर कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। देखो यहाँ पर ने को से काकी के रारी रे में पर है अजी अरे, इस तरह से। यहाँ पर हमने क स यहाँ पर ने को से काकी के रारी रे में पर है अरे अजी, बराबर। तो यहाँ पर और एक बात ध्यान में रखिए, को के लिए यह भी आ सकता है, को के लिए। देखिए बच्चों, अब ये जो भी परसर्ग है, परसर्ग मतलब विभक्ति जो है, वह कई विभक्ति 2 बार आ चुकी हैं। जैसे कि को से किस तरह से हम ध्यान में रखेंगे उसे, यह भी हम देखेंगे। देखते हैं, कर्ता कारक उसे शून्य भी है और ने भी है। कर्ता कारक को शून्य है मतलब परसर्ग होता भी नहीं, मतलब कारक होता ही नहीं या ने होता है। राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। इसमें ने को से काकी के में पर रे रारी रे या है अजी अरे, इसमें से एक भी आया है अक्षर शब्द है क्या। राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, इनमें 4 शब्दों में इसमें से एक भी नहीं है। मतलब क्या, वहां पर शून्य है। मतलब क्या है, वहां पर शून्य है, वहां पर कारक है ही नहीं। राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी मतलब यहाँ पर ने यह क्या आया हुआ है, कारक आया हुआ है, परसर्ग है। मतलब कौन सा कारक है, वह कर्ता कारक है। ने यह परसर्ग किसका है, कर्ता का है। मतलब इसी कारण यह कारक कौन सा हुआ, कर्ता हुआ। जो भी फल पड़ता है वह कर्ता पर पड़ रहा है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसी कारण वह कर्ता कारक हो गया। ने उसकी विभक्ति है, उसका परसर्ग है। राम ने किताब पढ़ी है, किसने पढ़ी है, राम ने। मतलब ये जो पढ़ने का जो कार्यफल है वह राम पर पड़ रहा है, इसी कारण वह कर्ता कारक हो गया। समझ गए बच्चों। अगला देखिए, को। राम ने रावण को मारा, राम ने यह कर्ता कारक है ही। रावण को मारा, मारने की क्रिया किस पर पड़ी है बच्चों, रावण पर पड़ी है। मतलब ये जो क्रिया का फल पड़ता है कर्म पर है या कर्ता पर है, यह हमें देखना है। और रावण को यह जो है यह क्या है, कर्म कारक है। समझ गए बच्चों किस तरह से। अगला है करण कारक। करण कारक का से है, साथ ही साथ यहाँ पर अपादान कारक का भी से यही परसर्ग है। और दोनों में क्या भेद है यह पहले हम देखते हैं। यहाँ पर करण कारक यह साधन के रूप में आता है। देखिए बच्चों, करण कारक यहाँ पर साधन के रूप में आता है और यहाँ पर अपादान कारक जो है वह अलगाव के रूप में आता है। अलगाव मतलब अलग, दूर होना, अलग होना। इस रूप में जब भी वाक्य का अर्थ साधन के रूप में होता है तब वह करण कारक समझिए। करण साधन आसान है, अपादान अलगाव,
आसान है। यहाँ अपादान अलग होना अ से ही हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर करण कारक साधन देखिए, माँ छुरी से फल काटती है। माँ छुरी से विभक्ति है, परसर्ग है। माँ छुरी से, छुरी यह साधन है, इसी कारण से क्या आया, करण कारक में आया। समझ गए, से कौन सा कारक हुआ, करण कारक हुआ। समझ रहे हैं क्या। मैं बस से गांव जाता हूं, या माँ रेल से घर आई। रेल से, बस से, साधन है बस, रेल। मैं कलम से लिखता हूं, कलम यह क्या है, साधन है। यहाँ पर मैं खड़िया से लिखती हूँ, खड़िया क्या है, साधन है। तो से जो है वह क्या हुआ, क्या हुआ, करण कारक। अब देखिए यहाँ पर हम इसका बाद में विचार करते हैं। अपादान से है, तो ये जो से है यह अलगाव मतलब दूरी स्पष्ट करता है। पेड़ से फल नीचे गिरा, पेड़ से फल नीचे गिरा, फल कहाँ पर है, पेड़ पर है। ये जो फल है यह पेड़ से दूर हो गया, दूर हो गया मतलब अलग हो गया। ध्यान में आ रहा है, साधन और अलगता। दूसरा उदाहरण देखिए, बंदूक से गोली छूटी, बंदूक से गोली छूट गई है। गोली किस में थी, बंदूक में थी, वह उससे क्या हो गई, दूर हो गई। समझ गए बच्चों, से और से में साधन और अलगता किस तरह से फर्क है, यह आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। करण, साधन, अपादान, अलगाव आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए कर्म कारक का को है और संप्रदान कारक का भी को है। हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था, राम ने रावण को मारा, मतलब मारने का जो भी कार्य है, फल है, वह रावण पर पड़ा था, इसी कारण वह कर्म हुआ, बराबर। अब यहाँ पर संप्रदान, संप्रदान जो है यहाँ पर एक आसान बात है। संप्रदान, प्रदान, दान करना, इसी अर्थ में जब आता है के लिए, के लिए, इस अर्थ में के लिए यह भी परसर्ग है बच्चों, के लिए यह भी परसर्ग है, ध्यान में रखिए। माँ के लिए मैंने कुछ फल लाए, माँ के लिए मैंने कुछ फल लाए। इस तरह से ये जो के लिए के अर्थ में को जब आता है वह होता है संप्रदान। समझ गए बच्चों। अगला है अपादान, यह हमने देख लिया। संबंध, संबंध मतलब क्या, संबंध दर्शाने वाले, किसी चीज का हम संबंध दर्शाते हैं। जैसे कि राजा का महल, राजा का महल, महल किसका है, राजा का है, संबंध दर्शाता है। रानी की साड़ी, साड़ी किसकी है, रानी की है ना। पिताजी के कपड़े, है ना, तो संबंध दर्शाने वाले शब्द। यहाँ पर रारी, मेरा, मेरा घर, मैं यह सर्वनाम है लेकिन रा यहाँ पर आया हुआ है, मेरा घर। हमारी मंजिल, है ना, हमारे रिश्तेदार। इस तरह से रारीरी का, रारीरे का भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए बच्चों। यहाँ पर संबंध दर्शक बहुत ही आसान है, काकी के रारीरे। बाकी जो है काकी के रारीरे, में, पर, है, अजी, ने, ये जो है ये अलग अलग है, इसी कारण हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। अगला है अधिकरण। अधिकरण मतलब अधिकरण के जो विभक्तियाँ मतलब परसर्ग है वे में और पर। में, मैं गाड़ी में बैठ गया, में आया। नाव के ऊपर, ऊपर, नाव पर गाड़ी लाद ली, पर। इस तरह से ये जो में, पर, ये जो शब्द है जब आते हैं तो हम लिख सकते हैं वह अधिकरण कारक है। अंतिम है संबोधन। संबोधन मतलब हम किसी को संबोधते हैं, है ना, बुलाते हैं, तब हम कहते हैं है ना, अजी, अजी सुनते हो। इस तरीके से भी महिलाएं बोलती हैं। अरे, किसी को हम संबोधते हैं, अरे क्या कर रहे हो। इस तरीके से यहाँ पर यह जो संबोधन है यह हम कर सकते हैं। ध्यान में रखें, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ सकता है और साथ ही साथ संबोधन है, इसी कारण ये जो विभक्ति है या परसर्ग है यह हमेशा वाक्य के पहले आता है। संबोधन के बाद ही बाकी के वाक्य बोले जाते हैं, इसी कारण यहाँ पर यह बात आप ध्यान में रखिए। समझ गए बच्चों।
कौन कौन से कारक है और कौन कौन से उसके परसर्ग है। कारक को किस तरह से हम ध्यान में रखेंगे, क क स अस अस, क स अस अस, यह हमने लिखकर देखा है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, ये 8 कारक है। ने को से काकी के रे में पर है अरे अजी, ये इसके परसर्ग है। आप अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, हम इसके सिर्फ उदाहरण देखते हैं। कर्ता कारक का, रहमान ने गाय को मारा, ने यहाँ पर है, रहमान नहीं है, ने गाय को मारा। ने क्या है, कर्ता कारक। कर्म कारक देखिए, मानू ने सिरचन को पान दिया, सिरचन को पान दिया, को यह कर्ता कर्म कारक है। करण कारक का उदाहरण देखिए, सिरचन ने कुश से आसनी बनाई, किससे बनाई, साधन है कुश, आसनी किससे बनाई है, कुश से, मतलब यहाँ पर ये साधन है। संप्रदान देखिए, करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा, किसके लिए, किसी के लिए है, गाय के लिए है। अगला देखिए, अपादान कारक, गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, से, यहाँ पर देखिए कुश से, और यहाँ पर देखिए घर से 2 किलोमीटर दूरी, मतलब अलगाव स्पष्ट होता है। रह लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी, काकी के रारे संबंध दर्शाते हैं, ज्ञान सिंह की निशानी थी। अधिकरण कारक देखिए, करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा लगाई, पर में पर ये अधिकरण कारक के हैं। अगला है, दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूँ, दिल्ली शहर में। संबोधन कारक देखिए, अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी दिया हुआ है। इस तरीके से बच्चों ये जो कारक है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसका अध्ययन ठीक ढंग से कीजिए। धन्यवाद।